Good morning, dear 8th class. Dear 8th class, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is India After Independence, which is the 10th chapter of your history book, Our Past. तो dear students, let us start this chapter. बच्चे जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, उसमें हमने चैप्टर ख़त्म किया था वहाँ पे जहाँ पे इंडिया की पार्टीशन हो जाती है और टू नेशंस बन जाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट यही चैप्टर हम उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। कहते अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। अब इंडिया जो है हमारा वो एक नया नेशन है, नया देश है, बट डिवाइडेड भी है। कहते जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम हमारे कंट्री के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारे चैलेंजेस थे जिनसे ओवरकम होना था हमें। तो वो चैलेंजेस क्या थे? देखो, एक तो 8 मिलियन रिफ्यूजीज, 8 मिलियन रिफ्यूजी पार्टीशन के बाद इंडिया में आ गए थे पाकिस्तान से। उन लोगों को होम्स देनी है और जॉब्स देनी थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री में 500 के आसपास थी, जिनमें अभी भी महाराजा और नवाब रूल कर रहे थे। उनको भी मनाना था कि वो न्यू नेशन को ज्वाइन कर लें। तो ये दो प्रॉब्लम्स, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम, इनको इमीडिएटली ठीक करना था, इमीडिएटली राइट करना था। और नेक्स्ट बड़ा चैलेंज क्या था हमारी कंट्री के सामने? वो था एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम चूज करना, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडियंस की होप्स के, इंडियंस की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हो, इंडियंस की इच्छाओं के अनुसार हो। पर हमारे कंट्री में उस टाइम महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को, आफ्टर लेस देन 6 मंथ भी नहीं हुए थे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, कि 30 जनवरी बोले थे कि हमारे द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, कि द लाइट हैज गोन आउट ऑफ अवर होम, आवर लाइफ्स, कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और सब तरफ डार्कनेस हो गई है, क्योंकि फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है थी 1947 में बच्चे, वो बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 345 मिलियन उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन थी, और वो डिवाइडेड भी हुई हुई थी। डिवीज़न किस चीज़ में थी? हम लोग कास्ट के अकॉर्डिंग बटे हुए थे। लो कास्ट हाई कास्ट का था इंडिया में, और यहाँ पे मेजॉरिटी लोग हिंदू थे, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी। एंड पर इंडिया में और भी कई फेथ्स के लोग और भी कई धर्मों के लोग इंडिया में रहते थे, ऐसा नहीं था कि ओनली हिंदू ही थे। ठीक है। एंड द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड, इतनी ज़्यादा बड़ी लैंड है अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, जो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट प्रोफेशन, और जिनके कामकाज भी अलग अलग हैं। तो ऐसे लोगों को एक नेशन में इकट्ठे रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम थी इंडिया की यूनिटी की, तो प्रॉब्लम थी ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी थी कि इंडिया को डेवलप करना था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे इंडियंस थे वो विलेजेस में रहते थे, फार्मर पीजेंट, वो अभी तक मानसून पे डिपेंड कर रहे थे अपनी क्रॉप्स के लिए। ठीक है। तो नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, सो डिड द, ना सिर्फ नॉन फार्म सेक्टर, बाकी सारा ही एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सभी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे थे इंडिया के। फॉर इफ द क्रॉप्स फेल, अगर क्रॉप्स फेल हो गई, बार्बर कारपेंटर वीवर, तो अदर सर्विसेज ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज। तो उनको भी अगर क्रॉप फेलियर होगी तो उस विलेज में जो नॉन फार्मर सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं है, वो भी डेवलप नहीं होगा अगर क्रॉप फेलियर होगी तो सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे लोग, वो क्राउडेड स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। तो क्लियरली जो हमारा न्यू नेशन था उसमें बहुत ज़्यादा पावर्टी थी। एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब्स क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। तो उस पावर्टी को दूर करने के लिए हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था और न्यू जॉब्स देनी थी लोगों को इंडस्ट्रीज में। तो ये नेक्स्ट चैलेंज था। तो समझ गए आपको मैंने कौन कौन से चैलेंजेस बताए? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्यूजीज को सेटल करना है। नेक्स्ट चैलेंज प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम को, रिसेंटली जो आई थी प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम, उनको इंडिया में मिलाना है। नेक्स्ट था इंडिया की डेवलपमेंट का इशू था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट
ये था कि लोगों को जॉब्स वगैरह देनी थी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और यूनिटी की प्रॉब्लम भी थी एक, कि कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो उनको एक साथ रखना था, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो कहते यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। यूनिटी भी देश की रखनी थी और डेवलपमेंट भी करनी थी, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी थी। कहते अगर डिफरेंट सेक्शंस में ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, जो डिवीज़न लोगों के मनों में हुई हुई थी, अगर उसे ना भरा गया तो दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट। तो ये ना हो कि पहले जो हिंदू मुसलमानों के क्लैशेस हुए इंडिया में, कहीं फिर से कोई और हाई कास्ट या लो कास्ट के क्लैशेस हो जाएं, या हिंदू और मुस्लिम्स की क्लैशिंग हो, मतलब किसी भी और तरह से कोई क्लैशेस ना हो जाएं, इस बात को भी ध्यान में रखना था। और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी थी। ठीक है, कहते अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स ज़्यादा मासिस मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते, तो रिच और पुअर का गैप बढ़ सकता है, तो इससे नई डिवीज़न हो जाएगी रिच और पुअर में। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम हो देश में, पर उसका जो फ्रूट्स है, उसके जो फ़ायदे हैं, वो सिर्फ अमीरों तक रह जाएंगे, गरीबों तक ना पहुँचे, तो कंट्री में एक नई डिवाइडेशन हो जाएगी। ठीक है, सिटीज़ और कंट्री साइड अलग अलग हो जाएंगे। बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया कोई रीजन प्रॉस्पेरस रह जाएगा, कोई रीजन पीछे रह जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट जो हमारा एक और चैलेंज था कि इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम चूज करना था, जो जिसके जो लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग, लोगों की एस्पिरेशंस और होप्स के ऊपर पूरा उतरे। तो उस को पूरा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना जरूरी था। तो लेट अस टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिटवीन दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के टाइम पीरियड में सम 300 इंडियंस, 300 के आसपास इंडियंस ने मीटिंग्स की इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके। और द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जो मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये न्यू दिल्ली में हुई। बट इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे दिल्ली के नहीं थे, वो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, सारे इंडिया से बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। ये जो डिस्कशंस हुई, इनका रिजल्ट ये निकला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इफेक्ट में आया 26 जन 1950 को। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर मतलब विशेषता ये थी कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया। सारे इंडियन जिनकी एज 21 है उनको अलाउ किया गया टू वोट, कि वो वोट डाल सकते हैं स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में। यहाँ पे अब आप मेरे से पूछोगे कि मैडम यहाँ पे बुक में ना रॉन्ग प्रिंट है, 21 ईयर्स एज नहीं है, 18 ईयर्स एज है। तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब वोटिंग के लिए एज फिक्स की गई थी 21 ईयर्स। ठीक है, दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर नेवर बिफोर हैड बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप था, क्योंकि इंडियंस इससे पहले कभी भी अपने लीडर्स को खुद नहीं चुनते थे। बाकी कंट्रीज में भी, जैसे कि यूके है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पर भी फर्स्ट स्टेज पे ये राइट ग्रांट नहीं किया गया था सारे लोगों को। सबसे पहले उन देशों में भी सबसे पहले उन लोगों को राइट टू वोट दिया जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, या जो लोग एजुकेटेड होते थे, फिर उनको भी दिया जाने लगा राइट टू वोट। वर्किंग क्लास जो मेन थे उनको राइट टू वोट मिला, वो भी बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इन देशों में। फाइनली जब बहुत बिटर स्ट्रगल हुई, अमेरिका में और ब्रिटिश वुमेन्स ने स्ट्रगल की, फिर उन्हें कहीं जाके राइट टू वोट मिला था। जबकि हमारे कंट्री में, इंडिया में, इंडिपेंडेंस मिलते ही राइट सारे सिटीजन्स को ये राइट दिया गया, राइट टू वोट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, की चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, क्लास क्या है, लोअर कास्ट है, अपर क्लास है, एजुकेटेड हो चाहे नहीं एजुकेटेड, तो हर किसी को राइट टू वोट इंडिया में उसी टाइम दे दिया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट फीचर थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स करवा रही हूँ। तो फर्स्ट फीचर मैंने आपको क्या करवाई है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर लिविंग इन इंडिया, वेदर they belongs to any caste, any category, any religion, educated or not educated, men or women, it doesn't matter। तो जबकि ये चीज़ इंडिया में बाकी जो यूएसए है,
यूके वगैरह अदर कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत स्ट्रगल के बाद ये चीज़ मिली थी। तो हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये क्या है सेकंड फीचर कि हमारे कंट्री में इक्वलिटी दी गई है बिफोर लॉ टू ऑल द सिटीजन्स, कि चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। देयर वर सम इंडियंस, कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडल्स। कुछ लीडर्स ने कहा कि हिंदू आइडल्स के ऊपर हमारे नेशन को बेस्ड होना चाहिए, एंड इंडिया भी, फिर तो इंडिया भी देखो बेटा एक हिंदू स्टेट बन जाता। दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल रखी गई पाकिस्तान की आगे कि अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिट टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर, कि वे ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वॉज द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट मस्ट हैव बिकम ए हिंदू पाकिस्तान। कहते हैं हमने हिंदुओं का पाकिस्तान नहीं बनना, वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान कहा है। अगर हम अपने देश को हिंदू रिलीजन देंगे तो हम हिंदू पाकिस्तान हो जाएंगे। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने मना किया कि इंडिया को हिंदू स्टेट नहीं कहा जाएगा। बिसाइड मुस्लिम, क्योंकि बेटा इंडिया में मुस्लिम्स के बिना बहुत ज़्यादा सिख और क्रिश्चियन, पारसी और जैन, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको सेम राइट्स दिए गए एज हिंदूज। द सेम अपॉर्चुनिटी, जब कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की बात आएगी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, तो सबको सेम राइट्स दिए गए बिफोर द लॉ। तो ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड फीचर है कि इक्वलिटी दी गई है बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स, चाहे वो किसी मर्जी कास्ट के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या फिर जैन हो, कोई भी हो, इनके आगे सभी को इक्वलिटी दी गई। लेट अस मूव टू द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? इस फीचर में ये कहा गया है कि स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप। प्रिविलेजेस होता है स्पेशल राइट्स देना, कि अगर कोई पुअर व्यक्ति है, गरीब है या डिसएडवांटेजेस है, जिसको मतलब हिस्ट्री में उसको कोई फ़ायदे नहीं मिले, ट्राइबल लोग थे जैसे हमारे कंट्री में, तो ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी थी हमारे कंट्री में उस टाइम, अनटचेबिलिटी के बारे में आप सबको पता है। तो वो एक धब्बा था इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के फेयर नेम के ऊपर एक धब्बा था अनटचेबिलिटी, उसे अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इंडिया से। हिंदू टेम्पल्स जो प्रीवियसली सिर्फ हायर कास्ट के लिए ओपन थे, वर थ्रोन ओपन टू ऑल, अब वो सबके लिए ओपन कर दिए गए, यहाँ तक कि फॉर्मर जो जिन लोगों को अनटचेबल कहा जाता था उनके लिए भी। इस टॉपिक के ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि कितने परसेंटेज सीट्स लेजिस्लेचर में, रिकमेंडेड दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर एज वेल एज इन जॉब्स इन गवर्नमेंट बी रिजर्व्ड। तो इस चीज़ पे बड़ी बहस चली कि लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब्स में लोअर कास्ट के लोगों के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया जाए। इफ़ दे हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट, तो कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि अनटचेबल्स एज जिनको कि हरिजन कहा जाता है, कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स, कि उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो उनको हम आईएएस सर्विसेज में कैसे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जो अनटचेबल्स या कह लो हरिजन जो हैं कि उनके मार्क्स नहीं अच्छे आए हुए, अगर हम उन्हें अब उन आईएएस ऑफिसर कैसे बनाए उन्हें। तो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिनका नाम था एच.जे. खांडेकर, उन्होंने क्या कहा कि इट वाज द अपर कास्ट, कि ये अपर कास्ट ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इन लोगों के हरिजन होने के लिए, क्योंकि ये लोग आज बीइंग अनफिट टुडे, कि ये लोग आज हमारे बीच में अनफिट हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपर कास्ट ही है। तो उन्होंने कहा था कि इसलिए वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कहते यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विसेज इन योर to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work nor are we able to march forward। देखो कितनी बड़ी बात कही है। तो खांडेकर ने क्या वर्डिंग बोली थी कि ये हायर कास्ट लोग ही हैं जिन्होंने उनको कई सालों तक सप्रेस किया है, उनसे अपने काम करवाए हैं, उन जो अनटचेबल लोग हैं उनके माइंड्स और बॉडीज़ को डेवलप नहीं होने दिया,
उनके हार्ट वो अब वर्क नहीं करते। तो अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, द आदिवासी अनटचेबल्स के साथ साथ और कौन लोग, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब लोग, तो उन सबको भी फिर रिजर्वेशन दी गई जॉब्स में। कहने का मतलब है कि जो एच.सी. खांडेकर थे उन्होंने पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हरिजन है उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस हालत के जिम्मेवार अपर कास्ट लोग ही हैं, कि अगर वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहे तो इसके लिए वो खुद जिम्मेवार